स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे लेसन को। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जब भी आपका कोई मेटल एटम या मेटल आयन आपके फ्री स्टेट में होता है, यानी कि आइसोलेटेड स्टेट में होता है, तो उस कंडीशन में उस मेटल एटम का जो डी सबसेल होता है, उस मेटल एटम का जो डी सबसेल होता है, उसमें प्रेजेंट सारे के सारे 5d ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वो इक्वल होती है। यानी कि सारे के सारे जो ऑर्बिटल्स होते हैं, जो सारे के सारे 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? डी जेनरेट होते हैं। ठीक है, लेकिन अब जब उसी मेटल एटम से आपका लिगैंड अप्रोच करना स्टार्ट करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या फिर आप कह लीजिए कॉम्प्लेक्स आयन, आपका लिगैंड जो है वो आपके सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए अप्रोच करना स्टार्ट करता है, तो क्या होता है कि जो ये सारे के सारे डी ऑर्बिटल्स होते हैं ना, इनकी एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। लिगैंड के अप्रोच करने से क्या होता है? लिगैंड के अप्रोच करने से ये जो आपका मेटल एटम है, इनके डी सबसेल में मौजूद जो 5d ऑर्बिटल्स होते हैं, उनकी एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। इतना क्लियर? अब इसके आगे की बात करते हैं। तो लिगैंड के अप्रोच से पहले तो क्या होता है कि डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज होती है। फिर जब लिगैंड और पास आता है, लिगैंड इस सेंट्रल मेटल एटम के और पास आता है और पास आकर के बॉन्डिंग करना स्टार्ट करता है। बॉन्डिंग करने का मतलब कि जब वो लिगैंड के साथ क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जुड़ना स्टार्ट करता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करना स्टार्ट करता है, तो उससे क्या होता है, उस दौरान क्या होता है, उस दौरान ये जो इसमें सारे के सारे 5d ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं, इन सारे ऑर्बिटल्स की क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है। और इनकी स्प्लिटिंग से जो 5 ऑर्बिटल्स साथ में थे, यानी कि जो 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल थी, अब वो 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल नहीं रहेगी, बल्कि अब क्या होगा, 2 एनर्जी लेवल्स बन जाएंगे, जहां पे 3 ऑर्बिटल का सेट एक साथ रहेगा और 2 ऑर्बिटल का जो सेट है वो एक साथ रहेगा। अब बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, जो आपके डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके नेम क्या क्या है? उनके नेम है आपके DXY, DYZ और DZX। तो ये जो आपके DXY, DYZ और DZX ऑर्बिटल्स होते हैं ना, इन्हें हम लोग कलेक्टिवली T2G ऑर्बिटल्स कहते हैं। और जो आपके ये DX2-Y2 एंड DZ2 ऑर्बिटल्स होते हैं ना, इनको हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? इन्हें हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं EG ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो जब स्प्लिटिंग होती है, जब आपके सेंट्रल मेटल आयन से लिगैंड जुड़ता है, बॉन्ड बनाता है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जुड़ करके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, तो उस दौरान क्या होता है, उस दौरान स्प्लिटिंग होती है। और जब जो स्प्लिटिंग से 2 नए सेट्स बनते हैं, ऑर्बिटल्स के सेट्स बनते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? आपके T2G और EG होते हैं। ठीक है, एक लेवल आपका T2G रहेगा और एक लेवल आपका EG रहेगा। जो आपके 5 ऑर्बिटल्स हैं वो 2 सेट में स्प्लिट कर जाते हैं। इतना आपका क्लियर हो गया है? इसी स्प्लिटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, और चूंकि ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड में हो रहा है, तो आप इसे क्या बोलेंगे? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, या फिर इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। ठीक है, अब आगे की बात समझिए। देखिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में क्या होता है कि जो T2G लेवल होता है, इसकी एनर्जी कम होती है। बैरी सेंटर से कितनी कम होती है? 2/5 डेल्टा O। और जो EG लेवल होता है, EG लेवल की जो एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है, और बैरी सेंटर से कितनी ज्यादा होती है? 3/5 डेल्टा O। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में T2G लेवल की एनर्जी कम क्यों होती है और EG लेवल की एनर्जी ज्यादा क्यों होती है? इसका हमें रीजन जानना है। ऐसा भी तो हो सकता था
कि Eg लेवल नीचे होता और T2G ऊपर होता, लेकिन ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों फिक्स है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कि T2G लेवल की एनर्जी कम रहती है और Eg लेवल की एनर्जी ज्यादा होती है? इसके पीछे का रीजन क्या है, अब हमें डिस्कस करना है इसके रीजन को। तो रीजन को डिस्कस करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो ये हमारे 5d ऑर्बिटल्स है ना, उनके थोड़ा सा स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, क्योंकि उनके स्ट्रक्चर से ही हम इसका रीजन एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं फटाफट आपको जल्दी जल्दी इसका स्ट्रक्चर समझा देती हूँ। सारे के सारे जो आपके 5d ऑर्बिटल्स है इनका, अब बात को समझिएगा, ध्यान से देखिए। अगर हम देखें तो 5d ऑर्बिटल्स में पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आपके शुरू के 3 ऑर्बिटल्स हैं dxy, dyz और dzx, अगर हम इनके स्ट्रक्चर को देखें तो इनमें क्या होता है, इन सारे ऑर्बिटल्स में क्या होता है, इनके लोब्स जो होते हैं, इनके लोब्स वो एक्सिस के, किसी 2 एक्सिस के बिल्कुल बीचों बीच रहते हैं। जैसे dxy की बात करें तो इनमें जो लोब्स होता है, इस वाले ऑर्बिटल्स को, अगर इस वाले ऑर्बिटल को आप ध्यान से देखें तो इनमें जो सारे लोब्स हैं, 4 लोब्स हैं, ये किसके बीच में होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच इनके लोब होते हैं, आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच इनके लोब्स होते हैं। ठीक है, dyz ऑर्बिटल की बात करें तो इनमें क्या होता है, इनमें लोब्स कहाँ होते हैं, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच इनके लोब्स होते हैं। वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच इनके सारे लोब्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे -y, यहाँ -z। ठीक है, और अगर हम dzx ऑर्बिटल्स की बात करें तो dzx ऑर्बिटल्स में क्या होता है, dzx ऑर्बिटल के केस में इनके जो सारे के सारे लोब्स होते हैं ये कहाँ होते हैं, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये किस एक्सिस की बात हो रही है, थोड़ा सा मैं आपको और डीप में बताती हूँ। देखिए, मान लीजिए आपका कोई मेटल एटम है, ठीक है, कोई भी मेटल एटम है, तो हम इसमें कुछ मेटल एटम है और हम इसमें कुछ इमेजिनरी एक्सिस मान लेते हैं। अगर हम कुछ इमेजिनरी एक्सिस खींचे तो हम क्या बता सकते हैं, हम कह सकते हैं कि चलो इधर हमारी जेड एक्सिस है, ठीक है, और इधर हमने मान लिया कि चलो यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे हमने मान लिया कि हमारा यहाँ पे वाई एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे हमने मान लिया कि ये हमारी वाई एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस अगर हम लोग मान लें तो होता क्या है, एटम में क्या होता है। अगर हम एटम की बात करें, किसी भी एटम की, तो एटम हमें भले ही ऊपर से इस तरह दिखता है, ठीक है, भले इस तरह से हम लोग दिखाते हैं एटम को, लेकिन अब अगर हम एटम की बात करें तो एटम में क्या होता है, सेल, सेल में क्या होता है, सबसेल, सबसेल में होते हैं ऑर्बिटल्स। तो अगर हम लोग ऑर्बिटल्स की बात करें तो ऑर्बिटल्स में क्या होता है, ऑर्बिटल्स कैसे बने होते हैं, लोब्स से बने होते हैं। तो अगर उनके लोब्स की बात करें तो ऐसा होता होगा ना, इस एटम में जो ऑर्बिटल्स के लोब्स होते होंगे वो कुछ इस तरह से होते होंगे कि कुछ लोब्स होते होंगे ऐसे बिल्कुल एक्सिस के अलोंग अलोंग लगे होते होंगे, कुछ ऐसे भी होते होंगे, है ना, कुछ ऑर्बिटल्स ऐसे होते होंगे जिनके सारे लोब्स क्या होते होंगे, इन्हीं एक्सिस के अलोंग अलोंग लगे होते होंगे, और कुछ के लोब्स ऐसे भी होते होंगे, कुछ ऐसा भी ऑर्बिटल होता होगा जिनके लोब्स क्या होते होंगे, किन्हीं दो एक्सिस के बीच बीच में होते होंगे, किन्हीं 2 एक्सिस के बीच बीच में ऐसे ऐसे होते होंगे, है ना। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब मैं इसके आगे बताती हूँ। तो ये जो मैं एक्सिस की बात कर रही हूँ ये वही है कि अगर हम मेटल एटम में कुछ इमेजिनरी एक्सिस मान लें एक्स वाई जेड, तो उसमें क्या होता है कि ये जो शुरू के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं इनके लोब्स क्या होते हैं, एक्सिस के बीच बीच में होते हैं, और इसी के बेसिस पे इनको नेम दे दिया गया कि डी एक्स वाई में एक्स वाई एक्सिस के बीच में लोब होता है, वाई जेड वाले में, डी वाई जेड में जो लोब्स होते हैं वो वाई जेड एक्सिस के बीच में होते हैं, और डी जेड एक्स के केस में क्या होता है, एक्स जेड एक्सिस के बीच बीच में लोब होता है। ठीक है, तो ये तीनों क्या होते हैं, इनमें लोब्स क्या होते हैं, एक्सिस के बीच बीच में होते हैं। अब इसके आगे की बात कर लें। अब जो ये 2 ऑर्बिटल है ना आपके, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स, इनकी अगर हम बात करें तो डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर के केस में क्या होता है, लोब्स जो होते हैं इसमें एक्सिस के अलोंग होते हैं। जैसे कि नाम में आपको दिख रहा है डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, मतलब 2 लोब्स जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग होता है और 2 लोब्स जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग होता है। ओके, और अगर हम डी जेड स्क्वायर की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें जेड एक्सिस के अलोंग 2 लोब लगे होते हैं, और बाकी का जो 2 लोब है इसमें
वो बहुत ही छोटा होता है, कॉलर के फॉर्म में होता है। इसी वाले, ये वाला जो लोब दिख रहा है, इसी लोब के सराउंड कॉलर के फॉर्म में लगा होता है। ये जो मैंने ऐसा डार्क दिखाया हुआ है, ये कुछ इस फॉर्म में, एज कॉलर के फॉर्म में ये वाला लगा होता है। तो चूंकि ये जो दो इसके लोब्स होते हैं ना, ये कंप्लीटली जेड एक्सिस के अलोंग होते हैं, इसलिए इसको नाम दे दिया गया क्या, डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये इनके ऑर्बिटल का शेप है और इसे समझना जरूरी था क्योंकि इसका भी हमें काम पड़ेगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि क्यों T2G की एनर्जी कम होती है और क्यों इजी लेवल की एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम आ जाते हैं इसमें हमारे रीजन में। अब देखिए रीजन को आपको कैसे समझना है। अगर हम क्या करें, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को देखें, मान लीजिए ये हमारे पास एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है, तो अगर हम इसे ध्यान से देखें, तो हमें ये पता चलेगा कि इसमें जो सारे लिगैंड्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। अगर हम लिगैंड्स को देखें तो कहाँ से आ रहे हैं ये लिगैंड्स, इन सारे लिगैंड्स को आप यहाँ से देखिए तो ये सारे लिगैंड्स कहाँ से आ रहे हैं। ये सारे लिगैंड्स जो है वो किसी ना किसी एक्सिस से आ रहे हैं, है ना। ये वाले लिगैंड्स क्या हो रहे हैं, जेड एक्सिस से आ रहे हैं, ये वाले वाई एक्सिस से आ रहे हैं, है ना। इधर वाले लिगैंड्स कहाँ से आ रहे हैं, एक्स एक्सिस से आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इसमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में देखें तो लिगैंड्स क्या होता है कि एक्सिस से आते हैं, किसी ना किसी एक्सिस से आते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब इसके आगे की बात समझिए। लिगैंड्स एक्सिस से आते हैं, इतना आप समझ गए हैं इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब आगे की बात करते हैं। अब देखिए होता क्या है कि चूंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सारे लिगैंड्स जो हैं वो एक्सिस से आके जुड़ते हैं, तो इस वजह से जो भी ऑर्बिटल्स, जिस भी ऑर्बिटल के लोब एक्सिस में होते हैं, जैसे इसके क्या, इसका लोब कहाँ पे है, एक्सिस में है, एक्स और वाई एक्सिस में है ना। ये आपका क्या है, एक्सियल है, एक्सिस में है इसके लोब्स। ये भी आपका क्या है, एक्सियल टाइप का है, इसमें भी क्या है, लोब्स एक्सिस में। ठीक है, तो चूंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सारे के सारे लिगैंड्स एक्सिस से आते हैं, तो इस वजह से होता क्या है कि ऐसा वाला ऑर्बिटल जिसके लोब एक्सिस में होते हैं उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन का जो है लिगैंड के साथ ज्यादा रिपल्शन होता है। लिगैंड्स के साथ क्या होता है, ज्यादा रिपल्शन होता है। देखिए लिगैंड है, अब ये आपका लिगैंड है, लिगैंड में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। जैसे अमोनिया को देखिए यहाँ पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो लिगैंड क्या है, लिगैंड के पास भी इलेक्ट्रॉन है, आपके पास लिगैंड के पास भी इलेक्ट्रॉन है। और जो ये आपका सेंट्रल मेटल आयन है और इसमें ये जो एक्सिस के अलोंग ऐसे लोब्स लगे हैं, तो इस लोब के अंदर भी क्या है, उसके अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन है। ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। कहाँ पे होता है, लोब में होता है। तो लोब में भी तो इलेक्ट्रॉन है। तो जिस भी ऑर्बिटल का लोब कहाँ पे मौजूद है, एक्सिस में मौजूद है, उसका वाला इलेक्ट्रॉन लिगैंड के इलेक्ट्रॉन के साथ बहुत पास आ जाता है ना, बहुत पास आ जाता है, डायरेक्ट रिपल्शन फील करता है, ज्यादा रिपल्शन फील करता है। इसी वजह से जो एक्सियल वाले लिगैंड होते हैं, जो एक्सियल वाला ऑर्बिटल होता है, उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। जहां पे रिपल्शन ज्यादा होंगे वहीं पे एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये जो ईजी सेट है ना, dx स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, इसकी एनर्जी इसी वजह से ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि इस ऑर्बिटल्स के जो लोब्स होते हैं वो एक्सिस पे मौजूद होते हैं, और इनके एक्सिस पे मौजूद होने की वजह से इनमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लिगैंड से डायरेक्ट संपर्क में आ जाने की वजह से, लिगैंड से डायरेक्ट अप्रोच हो जाने की वजह से ज्यादा रिपल्शन फील करता है। और ज्यादा रिपल्शन फील करेगा तो फिर क्या होगा, एनर्जी लेवल भी इसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसी वजह से जो आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होता है ना, इसमें ईजी सेट की एनर्जी ज्यादा होती है और T2G सेट की एनर्जी कम होती है। अब T2G सेट की बात करें तो इनके लोब्स क्या हैं, एक्सिस के बीच में है, और लिगैंड तो एक्सिस से आ रहा है। तो अब ये वाला जो लोब है तो ये लिगैंड से थोड़ा दूरी पर है। अब ये दूरी पर है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कम रिपल्शन फील करेंगे, तो इनकी एनर्जी तो कम ही होनी है। और जो डायरेक्ट मतलब लिगैंड के संपर्क में आ जा रहे हैं, एक्सियल वाले लोब्स है ना, एक्सियल वाले लोब से जो डायरेक्ट लिगैंड के संपर्क में आ जा रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है,
तो ये तो एक्सप्लेनेशन था। अब आप लोग कुछ ट्रिक भी बना सकते हैं इसमें, बस दिमाग में इतना बैठा लीजिए, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप लोग याद कर लीजिए कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ईजी ऊपर होता है और T2G नीचे होता है, क्योंकि ईजी वाले जो दोनों हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं dx² डैश y² एंड dz² जो है, ये क्या होता है, एक्सियल लिगैंड होता है, बस इस वजह से। चूंकि एक्सियल लिगैंड नहीं, चूंकि ये वाले जो ईजी सेट में जो ऑर्बिटल्स हैं उनका लोब चूंकि एक्सियल होता है और लिगैंड भी एक्सिस से आता है, बस इसी वजह से इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है। सिंपल, बस 2 लाइन में दिमाग में बिठा लीजिए, बहुत ही सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कॉन्सेप्ट की। अब आप लोग सोच रहे होंगे नोट्स कहाँ है, नोट्स तो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया इसका। तो इसका जो नोट्स है वो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी से पढ़ना है, क्योंकि जितना मैंने बताया है वो सारी एक एक लाइन, इवन एक एक वर्ड एनसीईआरटी में मेंशन है। तो नोट्स आप लोग वहां से इसका पर्टिकुलरली इस टॉपिक का वहां से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।